हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्तों एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप बी लेवल 1 टॉप 25 क्वेश्चंस जीके जीएस की सीरीज और इस सीरीज का ये जो है वो दूसरा भाग जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, एग्जामिनेशंस बिल्कुल जो है वो ये जो लेवल 1 का एग्जामिनेशन है बिल्कुल आपके सामने उपस्थित और बहुत कम समय बच गए हैं, तो बस फटाफट जो है वो एमसीक्यूज के माध्यम से हम चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अब टाइम जो है वो बहुत कम है, तो एमसीक्यूज और लंबी व्याख्या के साथ मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूं। आप बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। आपको जो है वो हर वीडियो में आपको मैं ये बताता हूँ, क्लास में ये बताता हूँ कि आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सेलेक्टेड हो। तो मैं जो है वो आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आपको चीज जो है वो बेटर तरीके से जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ है। लक्ष्य की बात जब हम करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, बस ये चीजें आपको रिकॉल करने के लिए मैं लाता हूँ। ये जो देख रहे हैं सामने एक लक्ष्य बना हुआ है और उसमें 3 एरोज जो है वो हिट किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि लगातार परिश्रम और कंसंट्रेशन के साथ जो है वो आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बीच वाली जो बिंदु आप देख रहे हैं ये हमारा लक्ष्य है और ये जो 3 तीरें हैं ये जो है वो धैर्य है, लगातार परिश्रम करने की क्षमता है और उचित मार्गदर्शन है। ओके, ये जो पहली वाली तीर आप इसमें देख रहे हैं ये क्या है? धैर्य। ओके, इसे ऐसे समझें, हमेशा याद रखें, धैर्य, लगातार परिश्रम करने की क्षमता और उचित ये जो है वो उचित मार्गदर्शन है। और ये जो है ये हमारा क्या फ्रेंड्स, ये हमारा टारगेट है। ओके, तो धैर्य, उचित मार्गदर्शन और लगातार परिश्रम करने की क्षमता जो है वो हमें हमारे टारगेट तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान रखें। इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपनी बातों को जरूर लिखें। कमेंट्स जरूर करें कि आप कौन है, कहां से हैं और ये क्लासेस कैसी लगती हैं। इससे पहले कि इस क्लास की हम शुरुआत करें, आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएंगे और जो स्कोर होंगे ये स्कोर जो है वो हमें बताने की कोशिश करेंगे, जरूर बताएंगे। कोशिश नहीं, आपको जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। एग्जामिनेशन में जो चीजें पूछी जाती है मैं वही लेकर के आता हूं और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस समय कम रह गए हैं तो बस टारगेटेड चीजों को जो है वो हमें यहाँ पढ़ाई करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें मैं लाया हूं आपके लिए। ओके, भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन कब भेजा था? व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर मिशन? ओके, कब लाया था भारत ने अपना पहला लूनर मिशन? ओके फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं इनके पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के और ऑफलाइन जो चीजें हैं मतलब कि इनका पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन कब भेजा था? व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर मिशन? ये वर्ष 2008। ओके, 2008 में जो है वो भारत ने क्या किया था? इसरो के द्वारा जो है वो इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ओके, इसका आंसरिंग आप जरूर भेजेंगे, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और क्या कुछ हमें और भी अपने आप में सुधार करने हैं। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को, इस कोई एग्जामिनेशन में ना इस डेट को एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है, तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्च किया गया भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान मिशन। इस मिशन में चंद्रमा की सतह पर जल के अणु, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की, बहुत बड़ी खोज। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन व्याख्याओं को जो है वो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है एराइज होते हैं। अगर ये मिस हो जाएंगे तो आप बहुत बड़ी चीजों को, बहुत ज्यादा चीजों को मिस कर जाएंगे। तो इन व्याख्याओं को पढ़ते चलेंगे और आप देखेंगे कि जब वीडियो कंप्लीट क्लास कंप्लीट होगी तो आपने एक बहुत सारे नॉलेज का पैंडोरा बॉक्स जो है वो आपने पढ़ लिया है। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। ओके,
नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? विच वॉज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? ये है आर्यभट्ट। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए भारत के आर्यभट्ट, तो इन्हीं के नाम पर भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रसिया की सहायता से इसे प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। ओके, ये क्वेश्चन भी बनता है और पूछा जाता है इसे। इससे भारत ने अंतरिक्ष युग में जो है वो प्रवेश किया। रसिया हमारा चिर परिचित दोस्त और विभिन्न मुद्दों पर वो भारत के साथ खड़ा रहता है। और फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है अपनी प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। ओके, इनके बारे में कुछ तथ्य। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इनका कार्यकाल जो है वो 2007 से 12 कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वे महाराष्ट्र की निवासी और इससे पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही। ओके, इनके चुनाव में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को जो है वो नई दिशा मिली, यानी कि भारत ने यह सिद्ध किया कि वो महिलाओं को जो है वो कितना उच्च स्थान प्राप्त करवा सकता है। इसके पहले भी बहुत सारी महिलाएं वैदिक युग से ही भारत में बड़े बड़े पदों पर आसीन रहती रही और बहुत विदुषी थी। आपातकाल भारत में कब लाया गया? When was the emergency imposed in India? इंदिरा गांधी की सरकार 1975 से 77 की अवधि और टोटल 21 महीनों तक जो है वो आपातकाल जो है वो प्रभावी रहा था। आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने की थी। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित कर दी गई थी और विदेश विरोधी नेताओं को जो है वो जेल में डाल दिया गया था। ये बहुत बड़ा विवादास्पद घटना, बहुत ओके। और यह स्थिति जो है वो भारत में 21 मंथ तक जो है वो बनी रही, यानी कि 1975 से लेकर के 77 तक चली। आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुए और जनता पार्टी ने पहली बार कांग्रेस को हराया। ओके, ये भी पूछा जाता है कि इमरजेंसी के बाद जो सरकार आई थी वो किस पार्टी की सरकार थी? तो आप इसका आंसरिंग करेंगे जनता पार्टी की सरकार। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। ओके, क्या काम था इनका? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी पूछा जाएगा। ओके, वे एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनका नारा था इंडिया फॉर इंडियंस। बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आते हुए उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार में भी अहम योगदान दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग दिया था। ओके, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल। लेकिन कुछ आधुनिक शोध जो है वो ये बतला रहे हैं कि अमेजन भी जो है वो दुनिया की लंबी नदी मानी जा रही है। फिलहाल तो इसके बारे में अलग से तथ्यों की व्याख्या करूंगा। अभी बस जो पारंपरिक आंसर है नाइल, उसे आप याद रखें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? द प्लेट टेक्टोनिक थियोरीज रिलेटेड टू व्हाट? नदियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स, पर्वत निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर या एग्रीकल्चर? तो बी नंबर जो ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, तो यही जो है वो इसके राइट आंसर है। ओके, पर्वत निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एक्स, यह सिद्धांत पृथ्वी की प्रॉपर्टी क्रस्ट के गतिशील प्लेटों की गति को समझाता है। ओके, तो यहां से इन चीजों को आप देखेंगे। भारत की कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये जो है वो कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं फ्रेंड्स। ये कौन कौन से 8 स्टेट हैं? थोड़ा इन पे भी एक नजर डाल लेते हैं हम। कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। ये भारत के कौन कौन से प्रदेशों? भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेखा के उत्तर में भारत का ज्यादातर हिस्सा उष्णकटिबंधीय और दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। देखिए, दो क्वेश्चंस बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट राइज हो रहे हैं। ये जो है वो रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ओके, इस रेखा के उत्तर का जो पार्ट है भारत का, यानी उत्तर भारत का पार्ट, वो जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ओके, और दक्षिण में जो जलवायु है, जो इस रेखा के माध्यम से, ओके, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के माध्यम से, कर्क रेखा के माध्यम से जो दक्षिण का भारत भाग जो है वो डिवाइड किया जाता है, वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। तो ये भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो रहे हैं, तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर किस प्रकार की नदी है? नर्मदा रिवर इज व्हाट टाइप ऑफ रिवर? ये जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, तो निश्चित तौर पे ये पेनिनसुलर रिवर जो है वो है। नर्मदा नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी, इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है और यह अरब सागर में गिरती है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो ये, नर्मदा नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है, इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। ओके, इस अमरकंटक को याद रखेंगे, अमरकंटक पठार से होता है और यह जो है वो अरब सागर में गिरती है। ओके, प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो क्योंकि पश्चिम में बहती है, तो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिरती है, और जो नदियां पूरब में की ओर बहती है, वो पूरब की ओर बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में जो है वो जो नदियां, जो पूरब की नदियां बहती है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है वो जाकर के और कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरबियन सीज में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो सामान्यतः छोटी और कैसी होती है? छोटी और अस्थायी होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। इसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेनिनसुलर रिवर के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको यहाँ से एराइज हो रहे हैं, तो इन चीजों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कंचनजंगा जो है वो किस सीमा पर स्थित है? कंचनजंगा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्रीज? ये जो है वो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। और क्या फैक्ट्स है? भारत नेपाल बॉर्डर पे कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर। क्वेश्चंस बनते हुए 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। ओके, तो इन चीजों को हम थोड़ा देखते। ओके, तो इन चीजों को आपने समझा। 8,586 मीटर की ऊंचाई जो है वो कंचनजंगा की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और सिक्किम, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित ये चोटी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? When was the word secular added to the preamble of India? ये जो है वो 1976 42वां संविधान संशोधन, और इसमें जो है वो ये तथ्य शब्द जो है वो जोड़ा गया। 1976 ओके, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो जोड़ा गया और प्रियम्बुल में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना था कि किसी राज्य का जो है वो कोई विशेष धर्म जो है वो नहीं होगा और कोई राज्य जो है किसी धर्म के पक्ष में या जो है वो विरोध में नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है आर्टिकल 368। ओके, क्यों, क्या इसमें प्रावधान? आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसीजर से संबंधित है और इसे सबसे लंबा अनुच्छेद जो है वो माना जाता है। ओके, संविधान में परिवर्तन करने की विस्तृत प्रक्रिया को जो है वो डिफाइन करता है ये क्या आर्टिकल। ओके, तो
इसे जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, सबसे लंबा तो है, और संबंधित किससे है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणा किसमें निहित है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस? क्या क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ओके। In which part of the Indian Constitution is the concept of justice, liberty, equality and fraternity enshrined? ये जो है वो प्रस्तावना में इन सारी चीजों का जो है वो जिक्र किया गया है। ओके फ्रेंड्स, कैसे लग रही है क्लास आपको? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास, और यहाँ से बहुत कुछ आप जो है वो सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यहाँ न्याय 3 रूपों सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में को जो है वो इंक्लूड किया गया है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाती है। समानता कानून और अवसरों में समानता का अधिकार जो है वो सुनिश्चित करती है। और भ्रातृत्व सामाजिक भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। ओके। प्रस्तावना जो है वो पूरे संविधान की दिशा और इसका उद्देश्य को जो है वो व्यक्त करता है। जो प्रस्तावना को, प्रियम्बुल को हम देखते हैं तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, तो इनका उद्देश्य जो है वो प्रकट होता है कि वो चाहते क्या थे। ओके फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओवर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्लियर है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य, 2 क्वेश्चन से राइज होते हुए 42वां संविधान संशोधन और 1976 में यह हुआ था। इसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई। ओके। और राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक मूल्यों को जो है वो बढ़ावा दिया गया। क्या क्या? राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जो है वो बढ़ावा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इस व्याख्या से निकल करके, एक्सप्लेनेशन से निकल करके आती है। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज में क्यों लाता हूं? एमसीक्यूज इसलिए लाता हूं कि जब आप एमसीक्यूज को करते हो तो बिल्कुल ऐसा आपको फील होता है कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं। ओके। एक तरह से जो है वो ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम जो है वो एमसीक्यूज को करना। और जब इसका एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्टिव क्लास की तरह बहुत सारी चीजें सीखते जाते हैं। इसलिए मेरा पढ़ाया हुआ चीजें, जो मैं जो पढ़ाता हूं जिन चीजों को, वो एक एक्सक्लूसिव चीजें हो जाती हैं। तो इस चीजों को समझते हुए आप मेरी क्लास को पढ़ें, चैनल को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करते रहें। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का वितरण किसमें है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर डिस्क्राइब? ओके। ये जो है वो पार्ट 11 में है, भाग 11 की बात यहां पर की जा रही है। तो भाग 11 में क्या है? भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का जो है वो वितरण, वो यहां पर भाग 11 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का वितरण, यूनियन एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से संबंधित है। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और सामान्य सूची दी गई है। ओके। इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या? केंद्र सूची, राज्य सूची और सामान्य सूची दी गई, जो यह तय करती है कि कौन सा विषय केंद्र और कौन सा राज्य का अधिकार है। ओके। यह संघीय व्यवस्था को जो है वो सुदृढ़ बनाता है। ओके। So the part 11 is much more important in our constitution. Okay. जीके जीएस को तो इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत स्कोर बूस्टर मेरे लिए हो रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में विस्तार से बताया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एलेबोरेटेड? आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक। ओके। मौलिक अधिकारों को बताया गया है। क्या कुछ तथ्य इसके सामने साथ में निकल करके आते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35
12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं। विस्तृत विवरण दिया गया इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार आदि शामिल है। यह नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। इसलिए पाठ मौलिक कर्तव्य 12 से 35 तक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है वो संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये भाग 3 से रिलेटेड है। ओके, बार एग्जामिनेशन में इन तथ्यों को पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट से रिलेटेड? पार्ट 3। और आर्टिकल्स कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं? 12 से 35 तक आर्टिकल को ये कवर करते हैं। ओके, संविधान के अनुसार भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? व्हाई इज द जस्टिस डिपेंडेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ये जो है वो संविधान के तहत संरचित है। बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वीडियो 20-25 मिनट लंबी हो जाती है व्याख्याओं के साथ, तो आप इसे जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यह संविधान के तहत संरचित है। बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान जो है वो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और अधिकार जो है वो संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यपालिका को जो है वो राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखना है। ओके, भारतीय संविधान में आपातकाल की कितनी अवस्थाएं हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 3 तरह के प्रावधान जो है वो आपातकाल के वर्णन है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, सुरक्षा और संकट के लिए; राज्य आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल्स, राज्य सरकार के विफल होने पर; और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक संकट के लिए। ये 3 तरह के प्रावधानों का विवरण भारतीय संविधान में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितने मौलिक अधिकार हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? अभी जो है वो जब संविधान की रचना की गई थी तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु अभी जो है वो 6 मौलिक अधिकार ही हैं। कौन कौन 6 मौलिक अधिकार है? 7वें अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकारों से हटा करके और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रक्रिया की गई थी। 42वें संविधान संशोधन पर एक डेडिकेटेड क्लास में लाया हूं, आप उसे देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है फ्रेंड्स भाई वो एक्सक्लूसिव क्लासें होती है, तो आप किसी भी क्लास को आप छोड़ेंगे नहीं। बड़े ही रिसर्च के बाद में ऐसे क्लासों को लाता हूं और आप इन क्लासेस को जरूर देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो ये कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार। ओके, 1 2 3 4 5 ये तो मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का निर्माण कौन करता है? हु फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी? ये जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति का जो है वो निर्माण किया जाता है। ओके, राजकोषीय नीति का निर्माण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ना? हाँ, इसमें सरकारी खर्च, कर नीति और उधारी नीति जो है वो शामिल होते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखें। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है वो शुरू की गई थी। कब से कब तक इसकी अवधि? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच लागू हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो कृषि, इसकी अवधि पूछी जाती है बार बार, तो इसकी अवधि को आप ध्यान रखें। 51 से 56 के बीच लागू हुई थी और जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो कृषि विकास और सिंचाई को जो है वो बढ़ावा देना था। तो ये इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, राइट आंसर इज ए, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या करता है ये लैन? लोकल एरिया नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटरों को जो है वो क्या करता है? ऐड करता है। जैसे ऑफिस में, स्कूल या घर में यह उच्च गति वाला नेटवर्क होता है और डेटा शेयरिंग जो है वो आसान बनाता है। तो
ये है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WAN, है ना, ये लैन। और फ्रेंड्स एक होता है WAN, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ये दूर दूर की चीजों को जो है वो कवर करता है और वहां तक हम शेयर कर सकते हैं चीजों को। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक ही काम को जो है वो कई बार दोहराने के लिए, जो है वो वर्क को जो है वो रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, टास्क को जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए जो है वो लूप का जो है वो हम प्रयोग करते हैं। ओके, एक ही काम को कई बार दोहराने के लिए लूप का उपयोग रिपीटेड टास्क के लिए। फोर वाइल और डू वाइल लूप्स सबसे सामान्य प्रकार के हैं। इससे कोड जो है वो छोटा और कार्य कुशल बन जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्या करता है ये? डेटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। डेटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं हम। क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, उपयोगकर्ता को क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह डेटा स्टोरेज, बैकअप और संसाधनों को साझा उपयोग को आसान बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, और जब एक्सप्लेनेशन इनकी दी जाती है तो बन जाते हैं लगभग 100 से 125 क्वेश्चंस तक आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बहुत कम समय में, यानी कि 25-26 मिनट में आपने लगभग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जब एग्जामिनेशंस में आप बैठेंगे तो कोरिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर आप आसानी से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि लगातार परिश्रम और उचित मार्गदर्शन आपको सफलता दिलाएंगे। जो मैं आपको दे रहा हूं उचित मार्गदर्शन आपको मेरे माध्यम से मिल रहे हैं, और आपको जो मैं सेंटेंसेस और अपलाउडिंग वर्ड्स में बताता हूं उससे आप अपने आप को एनर्जाइज और बूस्ट करते हैं, और जो आपको अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए आपको सज्ज करते हैं। तो फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया, और आप अपना नाम भी बताएं ताकि मैं जान सकूं कि हु आर माय फ्रेंड्स, मतलब मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।